हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डॉट नेट के कुछ फेमस इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉडल बाइंडिंग इन एएसपी डॉट नेट को। ओके। तो मॉडल बाइंडिंग के बारे में अगर बात करें तो ये एक ऐसा फीचर है जो हमें काफी कोडिंग हैसल से बचाता है। लाइक, मॉडल बाइंडिंग का मतलब सिंपल है। जब कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है, लेट्स से फॉर्म सबमिट हुआ या क्वेरी स्ट्रिंग में डेटा आया, तो डॉट नेट क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उस डेटा को सी शार्प के जो कंट्रोलर मेथड्स में जो पैरामीटर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स है उसके साथ बाइंड कर देता है। हमें मैनुअली कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम मैनुअल करते तो लेट्स से हमें रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी ऐसे करके हमें रिक्वेस्ट डेटा उठाना पड़ता है। बट डॉट नेट क्या करता है, हमें इन सब झंझटों से बचाते हुए ऑटोमेटिकली मैप कर देता है। सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मॉडल बाइंडिंग कहते हैं। एंड अगर मॉडल बाइंडिंग की डेफिनेशन अगर आप लोगों को देखनी है, रटनी है, तो ये रही। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स से हमारे पास ये कंट्रोलर मेथड है। एंड अगर लेट्स से वी हैव अ रिक्वेस्ट यूआरएल, गेट यूजर with some ID is equal to 1 and name is equal to Rahul. तो ID और name automatically इस int ID and string name के साथ मैप हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। और ये सिर्फ सिंपल टाइप्स के लिए नहीं, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स के लिए भी काम करता है। जेसन बॉडी को रीड करके वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना देता है। मॉडल बाइंडिंग ऐसे काफी स्मार्ट होता है। लाइक, इसमें हम लोग काफी सारे तरीके से बाइंड कर सकते हैं। For example, from query, from route, from body, from form. So इस तरीके से जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर मैनुअली स्पेसिफाई करना हो। इन शॉर्ट, मॉडल बाइंडिंग हमें रेपिटेटिव कोड से बचाता है और कंट्रोलर कोड क्लीन और रीडेबल बनाता है। वंस यू गेट यूज टू इट, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर वांट टू गो बैक। एंड ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट्स से हमारे पास ये मॉडल है, प्रोडक्ट मॉडल है, एंड दिस वी हैव द कंट्रोलर एक्शन। एंड अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई, उसमें हम लोग फ्रॉम बॉडी विल पिक अप द डेटा एंड देन विल मैप इट हाउ, विल मैप इट फ्रॉम द प्रोडक्ट, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली गेट अ मैप to the product ID and name. So, yeah, moving on to the next question. What is model validation in ASP.NET Core? अब हमने पहले मॉडल बाइंडिंग देखा था, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मॉडल वैलिडेशन। बाइंडिंग से डेटा तो आ गया, लेकिन क्या वो डेटा सही है, ये काम करती है मॉडल वैलिडेशन। हमें अपने मॉडल के प्रॉपर्टीज पे वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स लगाने होते हैं। एंड लेट्स सी what are the definitions. Model validation in .NET Core ensures that the data received in a request, usually via API or form, conforms to certain rules or constraints before it is processed further. Once model binding is complete, model validation is automatically triggered using data annotations like required string range, email address, etc. It helps prevent saving invalid data to the database, running business logic on bad input security and consistency issues. Okay. Okay. Let's see some examples first. Okay. So यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल जो कि है प्रोडक्ट क्लास। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं मॉडल वैलिडेशन के लिए, वो है रिक्वायर्ड एंड रेंज। अगर यूजर नेम भेजता है या प्राइस, अगर यूजर नेम नहीं भेजता है या फिर प्राइस जो है वो एक से कम, यानी कि अगर जीरो लेट से भेजता है, तो मॉडल इनवैलिड हो जाएगा।
कंट्रोलर में हम चेक करते हैं लाइक इफ मॉडल स्टेट इज वैलिड देन वी रिटर्न द बैट रिक्वेस्ट विथ मॉडल स्टेट। अगर लाइक वन मोर थिंग इज लाइक अगर कंट्रोलर क्लास पे एपीआई कंट्रोलर वाला एट्रीब्यूट लगा हो तो उस पे डॉट नेट ऑटोमेटिकली 400 रिटर्न कर देता है। तब हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। मॉडल वैलिडेशन हमें हेल्प करता है इंश्योर करने में कि जो डेटा यूजर भेज रहा है वो रूल्स के अकॉर्डिंग हो। गलत डेटा से बग्स और इनकंसिस्टेंट बिहेवियर आता है। सो again, the same thing that I said, if invalid, it returns a 400 byte request by default in web API or shows error messages in MVC architecture की जो projects होते हैं. Okay, let's move on to the third question. What are async and await? Why and when do we use it? Okay, async और await ये दोनों keywords हमें allow करते हैं asynchronous कोड लिखने के लिए बिना। और asynchronous कोड होता क्या है? ये कोड होता है जो हमें थ्रेड नहीं ब्लॉक करने देता। लाइक सिंक्रोनस थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो थ्रेड फ्री नहीं होता। बट एसिंक्रोनस में हम लोग थ्रेड ब्लॉकिंग से बच जाते हैं। लेट्स से अगर कोई मेथड डेटाबेस हिट कर रहा है या किसी एपीआई से डेटा फेच कर रहा है तो वो उसमें टाइम तो लगेगा। उस वक्त हमें अपना थ्रेड ब्लॉक नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर थ्रेड ब्लॉक कर देते हैं तो प्रोसेस काफी स्लो हो जाएगा। एंड ऐसे ऐसे जो ऑपरेशन है वो लेट्स से किसी अगर यूजर ने किसी बटन क्लिक क्लिक किया है तो जरूरी नहीं एक ही एपीआई कॉल हो, मल्टीपल एपीआई कॉल्स हो सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं एंड एंड में। एंड अगर हर जगह हम लोगों का थ्रेड ब्लॉक हो जा रहा है तो जस्ट थिंक लाइक कितना ज्यादा टाइम लगेगा, यूजर को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। तो लेट्स फर्स्ट go through the definitions. A modifier async is a modifier used to mark a method as asynchronous. Await, a keyword that tells the compiler to pause the execution of a method until the awaited task is completed without blocking the thread. Async methods should return task or generic task. Okay, let's see some examples. Uh-huh. Okay, here are examples. तो यहाँ async मेथड को हम लोग एसिंक मेथड को हम लोग एसिंक्रोनस बनाते हैं और अवेट लाइक अवेट का काम ही ये रहता है कि जब तक रिजल्ट आता है तब तक थ्रेड कुछ और काम कर सकता है। थ्रेड को ब्लॉक करके थ्रेड को खाली बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ वहां से जब तक आ नहीं जाता तब तक हिलना नहीं है। लाइक वो और कोई काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रियल बेनिफिट तब दिखता है जब हमें परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस मेंटेन करनी है, जैसे वेब एपीआई या यूआई एप्स में जो कि मांग रहती है ज्यादातर। एंड एसिंक अवेट का यूज जब आपको स्लो ऑपरेशंस करनी हो या डीबी एक्सेस लाइक स्लो ऑपरेशन से बचना हो और लाइक डीबी एक्सेस करना हो, फाइल रीड्स करना है, तब एसिंक अवेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और एसिंक अवेट हमें ज्यादा स्केलेबल और रीडेबल कोड लिखने में मदद करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What are boxing and unboxing in .NET? Okay. बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग ये एक .NET कोर का बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है और काफी बार परफॉर्मेंस इश्यूज का रूट कॉज भी होता है। एंड बॉक्सिंग लाइक पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। Boxing, converting a value type like int bool char into an object, which is reference type. Unboxing, converting an object back into a value type. Okay. When you need to store a value type in a reference type like a collection of object, it must be boxed. Okay. सिंपल भाषा में अगर बताऊं, बॉक्सिंग तब यूज होता है जब हमें एक वैल्यू टाइप जैसे इंट और बूल या कैर हो उसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो।
और अनबॉक्सिंग इसका वाइस वर्सा होता है, ठीक उल्टा। सो पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो हियर वी हैव एन एग्जांपल लाइक यहाँ नंबर है, number is 10, then we convert it into the object type। ऑब्जेक्ट टाइप कर देने से ये ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया, ये ऑब्जेक्ट का एक लेट्स से प्रॉपर्टी हो, एंड देन सो दिस प्रोसेस इज बॉक्सिंग। वही अगर इसमें से जब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो अनबॉक्सिंग हो जाएगा। और ये कन्वर्जन लाइक बियॉन्ड द सीन्स मेमोरी एलोकेशन करता है। एंड अगर ये लूप के अंदर हो या रिपीटेडली और हो रहा हो तो परफॉर्मेंस इश्यूज काफी आ जाते हैं। इसलिए जब डॉट नेट में जब जेनेरिक्स इंट्रोड्यूस किए लाइक दी टी, पिछले एग्जांपल्स में शायद कहीं पे था, या वी हैव दिस टास्क टी, सो दिस इज आल्सो अ जेनेरिक टास्क। एंड wherever you will see a stand-in of T, something like T is for type, so वो जेनेरिक आप उसको समझ लेना कि वो जेनेरिक टाइप है। बिकॉज जेनेरिक आ जाने से बॉक्सिंग वाले प्रॉब्लम्स जो है ना वो काफी हद तक सॉल्व हो गए। कि हम लोग बॉक्सिंग यूज करते थे, काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते थे। तो बस दो पॉइंट है इसमें याद रखने वाले, बॉक्सिंग वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, अनबॉक्सिंग ऑब्जेक्ट को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करना। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एन इंटरफेस? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं, लेकिन उनका पर्पस और यूज केस थोड़ा अलग होता है। जैसे लेट्स सी सम, आप इस वीडियो को पॉज करके एप्स क्लास के सारे डिफरेंसेस देख सकते हो, कैसे ये इंटरफेस से अलग है, ये सारे पॉइंट्स काफी जरूरी पॉइंट्स है। एंड चलिए देखते हैं क्या क्या होता है एप्स क्लास। लाइक एप्स क्लास हमें कुछ फंक्शनैलिटी डिफाइन करने का ऑप्शन मिलता है। लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में मेन डिफरेंस यही है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमें फंक्शनैलिटी डिफाइन करने को मिल जाता है। कॉन्क्रीट मेथड्स भी लिख सकते हैं हम, फील्ड कंस्ट्रक्टर्स और प्रॉपर्टीज भी इसमें होते हैं। और एक क्लास सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट कर सकती है, बहुत सारे इनहेरिटेंस हम लोग नहीं कर सकते इसमें। एंड कुछ अगर एग्जांपल इसमें देखें तो लेट्स सी वी हैव एन एनिमल क्लास। Here we have like multiple members। तो अगर कोई एनिमल को इनहेरिट करता है तो उसे ये सारी चीजें भी लाइक इनहेरिटेंस में मिल जाती है। एंड लेट्स गो टू द इंटरफेस। ये सिर्फ लाइक इंटरफेस सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को ये सिर्फ लाइक स्ट्रक्चर को लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, लाइक सिर्फ सिग्नेचर्स बताता है। एंड मल्टीपल इसमें और भी काफी सारी चीजें आप वीडियो को पॉज करके इसके पॉइंट्स के साथ गो थ्रू कर सकते हैं। Used to declare the behavior of an implementing class, only public access modifier is supported. It does not contain static members. Like multiple inheritance are achieved. मल्टीपल इनहेरिटेंस आर अचीव्ड का मतलब लाइक एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकता है। सो ये काफी जरूरी चीज हो जाता है। And, ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है। मेन बात आ जाती है कब कौन सी चीज कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो अगर बेस लॉजिक शेयर करना है सिर्फ, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सिर्फ कैपेबिलिटी डिफाइन करनी है तो इंटरफेस आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। सो अल्टीमेटली हम दोनों समझने और सही जगह यूज करने आना चाहिए, तभी हम स्ट्रॉन्ग डिजाइन डिसीजंस ले सकते हैं। एंड दैट वाज इट, दिस वाज द last question. Thank you for watching this video till the last. Please do like, share, and subscribe. Thank you.